अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा रियोस्टैट। रियोस्टैट एक वेरिएबल रेजिस्टर है और वायर की वाइंडिंग के ज़रिए से बनाया जाता है। इसकी डिटेल्स हम वाइट बोर्ड के ऊपर डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है रियोस्टैट। व्हाट इज़ रियोस्टैट? इट इज़ अ वायर wound variable resistance। दैट मीन्स वायर की वाइंडिंग से बनाई गई एक ऐसी रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू तब्दील की जा सकती है और ये किस मटेरियल के गिर्द वाइंड की जाती है? ये किसी इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर वाइंड की जाती है। अब ये इंसुलेटिंग सिलेंडर प्लास्टिक का भी हो सकता है या फिर किसी और इंसुलेटिंग मटेरियल, फॉर एग्जांपल सिरामिक मटेरियल का भी हो सकता है। और ये जो वायर है ये किस मटेरियल की बनाई जाती है? ये बनाई जाती है मैंगानीन की। मैंगानीन क्या है? मैंगानीन एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है? जब दो या उससे ज्यादा मेटल्स को मेल्ट करके मिक्स कर लिया जाए और उस मिक्सचर को बाद में फ्रीज कर दिया जाए तो इस तरीके से जो मटेरियल बनता है उसको कहते हैं एलॉय। अब मैंगानीन में कौन से मटेरियल किस परसेंटेज के साथ शामिल हैं उसके लिए हम जरा इस इंफॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। मैंगानीन में कॉपर 84.2%, मैंगनीज 12.1%, निकल 3.7% होता है और इसकी रेजिस्टिविटी 4.0 × 10⁻⁻7 ओम मीटर होती है। यूरिका में कॉपर 55%, निकल 45% एंड इट हैज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी 4.9 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। कॉन्स्टेंटिन, निकल 60%, कॉपर 40%, so it has resistivity of 4.9 × 10⁻⁷ ohm meter. Nichrome has 80% of nickel and 20% chromium and its resistivity is 1.5 × 10⁻⁻6 ohm meter. अब हम जरा इसकी कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम जरा रियोस्टैट की कंस्ट्रक्शन पर नजर डालते हैं। ये एक रियोस्टैट है जिसमें ये टर्मिनल्स हैं। इन टर्मिनल्स को नाम दे देते हैं कि ये वाला टर्मिनल ए है, दिस टर्मिनल इज टर्मिनल बी एंड दिस मूवेबल टर्मिनल इज टर्मिनल सी। अब यहाँ पे ये जो एंड्स ए एंड बी हैं ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टेंस के तौर पे रियोस्टैट कब वर्क करता है? जब जो टर्मिनल्स आप लोग यूज करते हो वो टर्मिनल्स ए एंड बी होते हैं। इफ ए एंड बी टर्मिनल्स आर यूज्ड, रियोस्टैट एक्ट्स एज अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मुख्तलिफ रेंजेस की होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मार्केट में 100 ओहम, 500 ओहम, 1000 ओहम्स, 5000 ओहम्स या फिर कोई भी और रिक्वायर्ड वैल्यू के बराबर रेजिस्टेंस वाला रियोस्टैट मिल जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस होती क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला है R = ρL/A। एक हाई रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल जो कि एलॉय है, जिसका नाम हमने यहाँ पे मैंगानीन बताया, उसकी लेंथ है और उसका एरिया है, ये उसकी रेजिस्टेंस डिफाइन करता है। अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल एंड ए से करंट एंटर होता है तो उससे ये पूरी वायर के नंबर ऑफ टर्न से मूव करते हुए पॉइंट बी तक आना पड़ेगा। अच्छी खासी लेंथ ट्रेवल करनी है। इस लेंथ ट्रेवलिंग के दौरान कोलिजन्स की वजह से एनर्जी ने वेस्ट होना है। अगर ए और बी फिक्स एंड्स हैं तो इनके दरमियान में ना ही हम लेंथ तब्दील कर सकते हैं, ना एरिया, ना ही मटेरियल की रेजिस्टिविटी। इसका मतलब है ये एक्ट करेगा किसके तौर पे? फिक्स्ड रेजिस्टर के तौर पे एक्ट करेगा। अगर हम यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट्स ए, बी एंड सी हैं, इनमें से कॉन्टैक्ट्स यूज करें, कौन से? ए एंड सी या फिर बी एंड सी। तो इस सूरत में ये जो रियोस्टैट है ये किसके तौर पे एक्ट करता है? ये एक्ट करता है एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये टर्मिनल है ये स्लाइडिंग है, दैट मीन्स ये ए की तरफ या फिर बी की तरफ स्लाइड कर सकता है।
अब अगर आप ये वाले टर्मिनल्स यूज कर रहे हो कनेक्शन के लिए, आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करते हो कहां से, फ्रॉम ए टू बी। अगर ये मटेरियल बिल्कुल ए के ऊपर मौजूद होगा तो यहां से करंट एंटर होगा और इधर से ही बाहर निकल जाएगा। अगर आप इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को मूव करके बिल्कुल इस पॉइंट पे ले आते हो तो टर्मिनल ए से करंट एंटर होगा और यहां से एग्जिट कर जाएगा और वो कोई वायर की लेंथ मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब है इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस कितनी हुई, 0 ओम हुई। और उसके बाद अगर आप इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को मूव करके इस तरफ ले जाना शुरू करोगे तो क्या होगा कि जो करंट यहां से एंटर होगा वो पूरी वायर लेंथ घूमने के बाद इस तरह से जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं सब में घूमने के बाद उसके बाद पॉइंट बी से एग्जिट करेगा इस तरह से। उसके बाद करंट पॉइंट ए, टर्मिनल ए से एंटर होने के बाद पूरी वायर लेंथ के अक्रॉस मूव करेगा इस तरह से। और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट सी जो कि यहाँ पे मौजूद होगा यहां से एग्जिट हो जाएगा। सो जब इस कंडीशन में इस मूवेबल टर्मिनल को हम इस पॉइंट के ऊपर ले आएंगे तो फिर वायर ने फुल लेंथ ऑफ हाई रेजिस्टिविटी वायर के अंदर मूव करना है, इसलिए यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जानी है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो इसकी फिक्स रेजिस्टेंस है वो 5000 ओम है। सो आप 0 ओम से लेके 5000 ओम तक एक वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे इसे यूज कर सकते हो अगर टर्मिनल्स ए एंड सी यूज करो तो। उसके बाद बात करते हैं टर्मिनल्स बी एंड सी की। इस सूरत में भी ये वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे यूज होगा, लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने कॉन्टैक्ट को स्लाइड करना है, स्लाइड फ्रॉम बी टू ए। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट्स से ये टर्मिनल अगेन ए है, ये टर्मिनल बी है और ये टर्मिनल सी है। अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस पॉइंट पे ले आते हो यहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि करंट यहाँ से एंटर होगा और इधर से एग्जिट कर जाएगा। इसका मतलब है इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 0 ओम्स होगी। लेकिन अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करके इस पॉइंट पे ले आते हो तो जो करंट पॉइंट बी से एंटर होगा वो क्या करेगा, वो इस पूरी वायर लेंथ में फ्लो करेगा इस तरह से। जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं सब में से फ्लो करेगा और फ्लो करने के बाद इस तरीके से यहां से लाइन सी के अक्रॉस जो है वो एग्जिट कर जाएगा। सो इसका मतलब है अब उसने करंट ने फुल वायर लेंथ को फेस करना है, उसकी रेजिस्टेंस को फेस करना है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जानी है। अगर हमने 5000 ओम मैक्सिमम रेजिस्टेंस कही है, सो बी से ए की तरफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करने के नतीजे में हमें 0 ओम से लेके 5000 ओम तक की वेरिएबल रेजिस्टेंस मिल सकती है। सो वेरिएबल किस सेंस में कहा जा रहा है कि ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट स्लाइड कर सकता है। और यहाँ पे ये बात भी बता दूं कि ये जो वायर्स इतनी टाइटली वुंड शो हो रही हैं आपको, ये आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। दैट मीन्स वैसे तो एक स्ट्रेट वायर है, लेकिन जब हम उसको इस तरह से वाइंड कर देते हैं तो उसके कोई भी 2 टर्न्स आपस में टच नहीं है। ठीक है, वहां पे जो सिरामिक या फिर इंसुलेटिंग प्लास्टिक का सिलेंडर है उसके ऊपर पैटर्न्स बने हुए हैं जिनके अंदर ये वायर मौजूद है और वो आपस में कोई भी 2 वायर के टर्न्स कांटेक्ट में नहीं है। सो ये हमने थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर ली है। अब हम जरा इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये हमने रियोस्टेट जो है डिस्कस किया था। इस कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट ए का नाम दिया था, ये कॉन्टैक्ट बी है और ये कॉन्टैक्ट सी है। इसी रेफरेंस में जो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस तरह से होगी कि ये कॉन्टैक्ट ए है, ये कॉन्टैक्ट बी है, इनके दरमियान में रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से रेजिस्टेंस के सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और उसके बाद जो थर्ड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है सी, वो यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये पॉइंट सी से जो टर्मिनल बनाया है ये इस तरफ से भी बनाया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी सेंस के ऊपर है कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसमें आपने कॉन्टैक्ट सी किस तरफ से बनाना है। सो इस तरीके से यहाँ पे इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो की जाती है। आप देखिए अगेन बता दूं कि अगर इस वायर की रेजिस्टेंस 5000 ओम्स है तो वो तब है जब आप कॉन्टैक्ट ए और बी को टर्मिनल्स के तौर पे यूज करोगे। अगर आप कॉन्टैक्ट्स ए और बी के बजाय ए और सी को यूज कर रहे हो तो इस वक्त यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इस वायर की है वो 5000 नहीं है, वो कितनी है, वो 2500 ओम है। आप इस वैल्यू को तब्दील कर लोगे तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी तब्दील होती चली जाएगी। जरा डायग्राम के जरिए से इस बात को समझ लेते हैं। लेट्स से कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है।
कि ये एंड ए है, ये एंड बी है और फुल रेजिस्टेंस 5000 ओम है, और ये जो कॉन्टैक्ट सी है ये इस तरह से अटैच है कि इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। सो अगर तो आप टर्मिनल्स ए और सी को यूज़ कर रहे हो तो यहाँ तक रेजिस्टेंस तकरीबन 1000 ओम के बराबर बनेगी, और अगर आप कॉन्टैक्ट्स बी और सी यूज़ कर रहे हो तो फिर यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है वो कितनी बनेगी, वो 4000 ओम बनेगी। सो आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के पोजीशन को तब्दील करके ए और सी या फिर बी और सी टर्मिनल्स के दरमियान में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो तब्दील कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने रियोस्टैट के यूजेस पढ़े, उन यूजेस में से जो पहला यूज था वो क्या था, वो था एज अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस। जब टर्मिनल्स कौन से यूज हो रहे थे, ए एंड बी। उसके बाद हमने इसको कहा कि ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे यूज होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे कब यूज होता है, जब आप टर्मिनल्स कौन से यूज करते हो, ए एंड सी और बी एंड सी। इन दोनों टर्मिनल्स में से अगर आप एक टर्मिनल को यूज कर लेते हो तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। अब थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज है वो क्या है, वो है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे एक्ट करेगा। इसके लिए हमें कनेक्शन इस तरह से बनाना है कि हमें तीनों टर्मिनल्स यूज करने हैं, ए बी एंड सी। किस तरह से, वो हम जरा डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि लेट से ये जो हमने सिंबल बनाया है रियोस्टैट का, इसको अब जरा वर्टिकली शो कर देते हैं इस तरह से। ये कॉन्टैक्ट ए है और इस कॉन्टैक्ट का नाम है कॉन्टैक्ट बी, और जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है उसको इस तरह से यहां पे ड्रॉ किया जा रहा है कि दिस इज मूवेबल कॉन्टैक्ट सी। आप इसके क्रॉस बैटरी कनेक्ट करते हैं इस तरह से। एंड्स ए और बी के दरमियान में एक बैटरी कनेक्टेड है जिसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम V का सिंबल दे सकते हैं या फिर इनपुट बैटरी के हिसाब से V इनपुट भी कह सकते हैं। और जो हमने आउटपुट ड्रॉ करनी है वो आउटपुट क्या है, वो आउटपुट यहां पे इन कॉन्टैक्ट्स B और C के दरमियान में ड्रॉ करनी है। सो दिस इज आवर आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये वेरिएबल पोटेंशियल का काम करेगा, वो किस तरह से, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए जरा हम इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर कर लेते हैं कि ये कितना है। ये है 0 से लेकर 12 वोल्ट तक। सो यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा है इस कनेक्शन के रेफरेंस से 0 वोल्ट, और यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा है 12 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज by battery's chemical reaction in moving a positive charge from its positive terminal to its negative terminal through an external circuit। That means ये external circuit से घूम के अगर चार्ज इस तरफ आता है तो बैटरी के केमिकल रिएक्शन ने इसको जितनी एनर्जी पर यूनिट चार्ज प्रोवाइड की है वो क्या होती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और उसके पास कितनी एनर्जी है, उसके पास एनर्जी है 12 वोल्ट से रिप्रेजेंटेड, दैट मीन्स 12 जूल पर कूलम एनर्जी उसके पास मौजूद है। अब जैसे ही वो वायर के अंदर से जिसकी हाई रेजिस्टेंस है फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान वो कोलिजन्स फेस करेगा, और कोलिजन फेस करते करते वो अपनी ये एनर्जी लूज करना स्टार्ट कर देगा। तो इस बात का मतलब है कि अगर यहाँ पे इस वायर में इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो 12 वोल्ट है, और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर कितना है, वो 0 वोल्ट है। तो दरमियान में मिड पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, वो 6 वोल्ट होगा। इसका मतलब है जब चार्ज इस पॉइंट तक आ जाएगा तो वो 12 जूल पर कूलम में से 6 जूल पर कूलम एनर्जी वेस्ट कर चुका होगा, और अभी भी 6 जूल पर कूलम एनर्जी पर यूनिट चार्ज मौजूद होगी। और जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर पोटेंशियल की वैल्यू 3 वोल्ट होगी, और जब यहाँ पे आएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, वो 9 वोल्ट होगी। सो अगर एक चार्ज यहाँ पे मौजूद है इस जगह के ऊपर, तो इस जगह के ऊपर उसके पास एनर्जी 12 जूल पर कूलम है, यहाँ पे 9 जूल पर कूलम रह गई, फिर 6 जूल पर कूलम, फिर 3 जूल पर कूलम, और फिर उसके पास एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो गई। सो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे आउटपुट ड्रॉ करना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि लेट से जो मूवेबल टर्मिनल है C वो यहाँ पे इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो बताइए यहाँ पे कितना पोटेंशियल आ रहा है, 0 वोल्ट, और यहाँ पे कितना आ रहा है,
इधर आ रहा है 6 वोल्ट, तो आउटपुट कितनी हुई 6 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, दैट मीन्स 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें आउटपुट के ऊपर मिल जाएगा। इसके बरक्स अगर मैं इस मूवेबल टर्मिनल को इस पॉइंट के ऊपर स्लाइड करके ले आता हूं यहां पे, तो इधर तो पोटेंशियल 0 वोल्ट ही है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा 9 वोल्ट। उस केस में आउटपुट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो होगा 9 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट इज इक्वल टू 9 वोल्ट। और जब मूवेबल टर्मिनल को हम मूव करके इस तरह से ले आते हैं कि वो यहां पे इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, तो फिर टर्मिनल सी पे कितना पोटेंशियल आ रहा है, वो आ रहा है 3 वोल्ट। सो आउटपुट वोल्टेजेस कितने हुए 3 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, दैट मीन्स 3 वोल्ट। सो इसका मतलब है ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, अगर इसको हम बिल्कुल ही इस पॉइंट पे ले आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट होगा, मूव करके यहाँ पे ले आएंगे इंक्रीज होते हुए पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट होगा। यहाँ पे 6 वोल्ट, इस जगह के ऊपर 9 वोल्ट और इस प्लेस के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी होगी 12 वोल्ट होगी। सो इसका मतलब है कि ये जो रियोस्टैट है ये एक पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम कर रहा है और हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, और कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। सो जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हो किन टर्मिनल्स के अक्रॉस ए एंड बी, और आप आउटपुट ड्रॉ करते हो किन टर्मिनल्स के अक्रॉस, आप ये आउटपुट ड्रॉ करते हो सी एंड बी के क्रॉस, तो फिर जब आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट स्लाइड करता है कहां से कहां तक, फ्रॉम बी टू ए, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एक कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। अगर आप इन कनेक्टिंग टर्मिनल्स में से नीचे वाले टर्मिनल को ए और ऊपर वाले टर्मिनल को बी का नाम दे दो तो इससे भी कोई रिप्रेजेंटेशन गलत नहीं हो जाएगी। बस ये कि फिर आपने कहां से कहां पे मूव करना है, आपने इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए से बी की तरफ मूव करना है, ना कि बी से ए की तरफ, जैसे कि हम पहले एक्सप्रेस कर चुके हैं। इसके अलावा इस सर्किट को रिप्रेजेंट करने के और तरीके भी हो सकते हैं। एक और तरीका हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या कि आपने जो सर्किट इस तरह से ड्रॉ किया है, आप तो इसको इस तरह भी ड्रॉ कर सकते थे कि यहाँ पे जो बैटरी है उस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अप साइड पे और पॉजिटिव टर्मिनल डाउन साइड पे इस तरह से बनाया जा सकता था। और जो रियोस्टैट एज पोटेंशियल डिवाइडर यहाँ पे कनेक्टेड है उसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे कि लेट से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके दरमियान में आप वायर की रेजिस्टेंस को इस तरह रिप्रेजेंट कर दें, और जो टर्मिनल है बी जिसके क्रॉस आउटपुट लेनी है और जो मूवेबल टर्मिनल है सी उसको आप इस तरह से प्लॉट कर दें। सो दिस इज टर्मिनल बी क्योंकि बी से ही कनेक्टेड है, एंड दिस इज टर्मिनल सी, और इसके दरमियान में आप ड्रॉ कर रहे हैं क्या, आउटपुट। सो अब अगर मैं कहता हूं कि लेट से ये बैटरी इस पॉइंट के ऊपर 0 पोटेंशियल रखती है और यहाँ पे 12 वोल्ट रखती है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आ रहा है 12 वोल्ट, और यहाँ पे 0 वोल्ट, इस पॉइंट के ऊपर 6 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट और यहाँ पे 9 वोल्ट। दैट मीन्स अब एक पॉजिटिव चार्ज यहां से बैटरी से एनर्जी लेके निकला है 12 जूल पर कूलम, और इस पॉइंट पे फॉल करते हुए अपनी एनर्जी कंटिन्यूअसली कोलिजन्स में लूज कर रहा है। जो कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने ड्रॉ की है इसको देखा जाए तो टर्मिनल बी पे 12 वोल्ट है और टर्मिनल सी पे कितना है 6 वोल्ट। नतीजा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 12 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, दैट मीन्स 6 वोल्ट। प्रीवियस केस में टर्मिनल सी पॉजिटिव और टर्मिनल जो हमने यहाँ पे बी लिखा था वो नेगेटिव था, लेकिन अब इस केस में टर्मिनल बी पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और टर्मिनल सी रिलेटिवली नेगेटिव पोटेंशियल पे है। सो अभी भी आपको आउटपुट पे कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल ही मिलेगा, लेकिन बस पोलैरिटी आउटपुट टर्मिनल्स की तब्दील हो जाएगी। अगर आप आउटपुट टर्मिनल को इस तरीके से कनेक्ट करते हो इस तरह से, तो फिर यहाँ पे तो 12 वोल्ट ही है लेकिन इधर वोल्टेज 3 वोल्ट आ गया। सो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वो होगा 12 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, दैट मीन्स अब 9 वोल्ट का आउटपुट पोटेंशियल मिलेगा जिसमें बी पॉजिटिव
और सी टर्मिनल नेगेटिव के ऊपर मौजूद होगा। इसके अलावा इसी बात को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने जो इस डायग्राम के अंदर बैटरी के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी हो सकता है। वो क्या कि आप इस तरीके से बैटरी ड्रॉ कीजिए, जिसके पोटेंशियल को आप V इनपुट का सिंबल दे दीजिए, या सिर्फ V भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो कॉन्टैक्ट्स क्या हैं, A एंड B, और ये है रेजिस्टेंस जो कि फुल रेजिस्टेंस है इस वायर की, और आप आउटपुट ड्रॉ कर रहे हो टर्मिनल B और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C के क्रॉस। हमने जो यहाँ पे 12 वोल्ट और यहाँ पे 0 वोल्ट लिखा है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो कॉमन टर्मिनल है इसे 0 वोल्ट लिख लेते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को -12 वोल्ट लिख लेते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पे -12 होगा, इधर -6, यहाँ पे -9, यहाँ पे -3। तो बताइए B पे कितना पोटेंशियल आ रहा है, 0, और C पे -6। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कितना है, VB माइनस VC, वो है 0 -6 वोल्ट, दैट मीन्स अगेन +6 वोल्ट। तो आप चाहे तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें, या फिर आप चाहें तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि 6 वोल्ट और 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, या फिर -6 और 0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। दोनों ही केसेस में B पॉजिटिव और C नेगेटिव पे अपेयर होगा। दोनों ही केसेस में B टर्मिनल पॉजिटिव और C टर्मिनल नेगेटिव के तौर पे अपेयर होगा। सो हमने ये रिप्रेजेंटेशन कर ली। अब जरा आपसे एक और केस डिस्कस करता हूँ। लेट्स से कोई केस है जिसमें हमने किसी बैटरी, अब मैं दोबारा प्लस ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एक बैटरी प्लॉट कर रहा हूँ जिसपे यहाँ पे इस जगह के ऊपर इनपुट कनेक्टेड है, और इन दोनों टर्मिनल्स में पहले की तरह हमने क्या किया है, हमने रियोस्टैट के टर्मिनल्स A और B को कनेक्ट किया है। इधर 0 वोल्ट है, यहां पे 12 वोल्ट है। सो इन पॉइंट्स के ऊपर आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को लिख लेते हैं कि इधर 0 वोल्ट आ रहा है, यहां पे आ रहा है 12 वोल्ट, इधर कितना है 9 वोल्ट, यहां पे कितना है, मिड पे कितना पोटेंशियल है 6 वोल्ट, इस पॉइंट के ऊपर 9 वोल्ट, इस पॉइंट के ऊपर 3 वोल्ट। तो अगर आप जो आउटपुट कॉन्टैक्ट्स हैं वो दोनों ही स्लाइडिंग बना लें, फॉर एग्जांपल ये एक टर्मिनल है और ये दूसरा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, जिनमें से एक को मैं नाम दे रहा हूं C का और दूसरे को नाम दे रहा हूं D का, और आप इन दोनों में आउटपुट ड्रॉ करते हैं, तो अब आउटपुट कितनी आएगी। सो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस लेना है आपने दो पॉइंट्स का, VC माइनस VD। C पे पोटेंशियल 9 वोल्ट है, D पे 3 वोल्ट है, सो आउटपुट पोटेंशियल होगा 6 वोल्ट का। यह टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा, यह टर्मिनल पॉजिटिव बन जाएगा। सो इस तरीके से भी पोटेंशियल डिवाइडिंग की लॉजिक काम करती है। अब हम आते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ। सो हेडिंग लिख लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ। डायग्राम प्लॉट करनी पड़ेगी दोबारा कि ये कॉन्टैक्ट A है, और ये जो कॉन्टैक्ट है इट इज B। इसके बाद ये इनपुट बैटरी है, V का सिंबल दे लें या फिर V इनपुट का, और आप आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस, कॉन्टैक्ट C और कॉन्टैक्ट B। ये है आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा ये देखिए कि इस सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है रियोस्टैट की वायर की वो कैपिटल R से रिप्रेजेंटेड है। तो यहां पे जो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर इस तरह से कन्वेंशनल करंट, उस कन्वेंशनल करंट का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, वो आएगा ओहम्स लॉ के जरिए से। और ओहम्स लॉ की इक्वेशन क्या है, इट इज V इज इक्वल टू IR, या फिर I इज इक्वल टू V ओवर R,
दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये बात करते हैं कि जो हम आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं वो किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम इस टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के एक स्मॉल फ्रेगमेंट, हम ये बात जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में से सेम करंट पास करता है। अब ये जो स्मॉल आर है यहाँ पे ये कैपिटल आर का ही एक स्मॉल पोर्शन है। दैट मीन्स स्मॉल आर बाकी की कंपोनेंट रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में ही है, तो इस वजह से स्मॉल आर में से वही करंट फ्लो करेगा जो कि कैपिटल आर में से फ्लो करता है। स्मॉल आर के क्रॉस आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं और इस आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये होगा I इंटू आर। सो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने लिखना है पुट वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से आप I की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V नॉट इज इक्वल टू V ओवर R इंटू स्मॉल आर। रीअरेंजमेंट्स कर लीजिए, इक्वेशन बन जाएगी V नॉट इज इक्वल टू स्मॉल r ओवर टोटल R इंटू V या फिर V इनपुट। ये हमारी इक्वेशन है जिसका नाम है पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। अब लेट से एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि यहाँ पे जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है। सो इस इक्वेशन में इस V की जगह पे आप लिख दीजिए 12 वोल्ट और लेट से टोटल रेजिस्टेंस जो कि A और B टर्मिनल्स के दरमियान में है वो है 5000 ओहम्स और आप जो आउटपुट ड्रॉ कर रहे हो वो इतने से पोर्शन से ड्रॉ कर रहे हो। सो ये फुल रेजिस्टेंस नहीं है, फिलहाल के केस में ये हाफ रेजिस्टेंस है। सो अगर आप 2500 ओहम के अक्रॉस आउटपुट ड्रॉ कर रहे हो सो यहाँ पे केस क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से कैंसिलेशन होगी और हमारा आंसर जो आउटपुट पे होगा वो कितना होगा, वो होगा 6 वोल्ट। सो इस तरीके से हम मैथमेटिकली भी आउटपुट पे आने वाले वोल्टेजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के अलावा भी। अब हम चलते हैं जरा इस पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन की एप्लीकेशंस की तरफ। हम एक सर्किट डिस्कस करते हैं जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 सीरीज में अटैच्ड हैं, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है और इनके क्रॉस अपेयर होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कर सकते हैं इन वोल्ट मीटर्स के साथ V1, V2 और V3 के साथ। फर्दर आप इस कनेक्शन को कनेक्ट किए हुए हो एक स्विच के थ्रू किसी बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस लेट से कितना है, वो 12 वोल्ट है। आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल अपेयर होगा। सो सबसे पहले तो इस सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है R1 प्लस R2 प्लस R3 और जो कंपोनेंट रेजिस्टेंस है वो है R1, R2 और R3 इंडिविजुअली। सो अगर आपको आउटपुट वोल्टेज चाहिए कि आप जिसको V1 कह रहे हो तो उसके लिए आपको कंपोनेंट रेजिस्टेंस R1 को R इक्विवेलेंट से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर इनपुट वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि ये इक्वेशन बताती है कि V आउटपुट इज कंपोनेंट रेजिस्टेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इनटू V इनपुट। सो इस केस में जो V1 पे पोटेंशियल आएगा वो होगा R1 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V इनपुट। सो अगर ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज इस तरह से एडजस्टेड हैं कि ये 2 ओहम है, ये 4 ओहम है और ये 6 ओहम है, सो बताइए जरा R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा। V1 का आंसर आएगा 2 ओहम ओवर 2 ओहम प्लस 4 ओहम्स प्लस 6 ओहम्स इंटू 12 वोल्ट्स। दैट मीन्स 2 ओहम्स ओवर 12 ओहम्स इंटू 12 वोल्ट। ओहम ओहम से और 12 से कैंसिल आउट होगा, V1 पे आने वाली रीडिंग 2 वोल्ट होगी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं V2 पे क्या पोटेंशियल आएगा, सो आपने कंपोनेंट रेजिस्टेंस R2 लिखनी है और नीचे उसका सीरीज कॉम्बिनेशन लिख देना है R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V इनपुट। इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, इसकी वैल्यू 4 ओहम है डिवाइडेड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन 2 ओहम्स प्लस 4 ओहम्स प्लस 6 ओहम्स इंटू 12 वोल्ट। सो अब आंसर कितना आएगा, अब आंसर आएगा 4 वोल्ट।
और जब आप V3 फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपने कंपोनेंट रेजिस्टेंस लिखनी है R3 और नीचे होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V इनपुट, दैट मीन्स 6 ohms ओवर 2 ohm प्लस 4 ohm प्लस 6 ohms इंटू 12 वोल्ट। सो आंसर आएगा 6 वोल्ट। अब जरा देखिए यहाँ पे आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, यहाँ पे 4 वोल्ट है और यहाँ पे 6 वोल्ट है, और इन तीनों को ऐड कर लें तो दोबारा से 12 वोल्ट आता है। पॉइंट टू बी नोटेड के मैट्रिक में आपने यही काम किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस ओहम्स लॉ से भी फाइंड आउट किया हुआ है। लेकिन अब हमारे पास एक नई इक्वेशन है पोटेंशियल डिवाइडर की जो हमें ये काम ज़्यादा आसानी से करके दे सकती है। इसी रेफरेंस में मैं ज़रा करंट डिवाइडर की इक्वेशन भी बना लेता हूँ कि अगर आपको किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस करंट फाइंड करना पड़ जाए तो फिर क्या तरीकाकार है। तो इक्वेशन बना लेते हैं किसकी, करंट डिवाइडर की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हर कंपोनेंट की जो इंडिविजुअल करंट की वैल्यू है ब्रांच करंट की, वो भी आप मैट्रिक में फाइंड आउट कर चुके हो, लेकिन उसके लिए भी ओहम्स लॉ अप्लाई किया था। अब हम यहाँ पे ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, हम एक इक्वेशन बना लेंगे। लेट्स से ये 3 पैरेलल रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो कि साइड बाय साइड प्लेस्ड हैं और एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। इनमें रेजिस्टेंसेस R1 2 ohm, R2 4 ohms और R3 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 6 ohms। और ये कॉम्बिनेशन अटैच है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स के साथ जिसका सिंबल हमने क्या लिखा है, जिसका सिंबल हमने V लिखा है। आप सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं ये जो कॉम्बिनेशन है ये कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है तो उसका क्या तरीकाकार है। सबसे पहले आप R इक्विवेलेंट फाइंड करते हो। R इक्विवेलेंट किस तरह से आएगी, 3 कॉम्बिनेशंस के लिए उसका फॉर्मूला होता है 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। एलसीएम लेंगे ये बनेगा R1 R2 R3 और ऊपर क्या आएगा R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2 और रेसिप्रोकल ले लें तो इसका फॉर्मूला बन जाता है R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। यह फाइंड आउट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप इक्वेशन यूज कर लीजिए ओहम्स लॉ की, चूंकि V इज इक्वल टू IR होता है इसलिए जो इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके लिए एक्सप्रेशन बन जाएगा I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट ओवर R इक्विवेलेंट। सो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन A का नाम दे देता हूं। अब आपसे कहा जाए कि बताएं यहां पे इस ब्रांच से कितना करंट I1 गुजर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। तो आप अगेन ओहम्स लॉ यूज करते हैं कि V1 इज इक्वल टू I1 R1 होगा, और जो I1 है उसने किस तरह से आना है, उसने आना है V1 ओवर R1 के जरिए से। जो V है वो V इक्विवेलेंट के इक्वल है और जो फर्दर I इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट के इक्वल है। सो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी I1 इज इक्वल टू I इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट ओवर R1। रीअरेंजमेंट्स कर लीजिए, इक्वेशन बन जाती है I1 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट ओवर R1 इंटू I इक्विवेलेंट। जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख लेता हूं कि किसी भी ब्रांच करंट अगर आपने I को फाइंड करना है तो उसके लिए उस पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऊपर, ब्रांच रेजिस्टेंस नीचे लिखेंगे और इनपुट करंट को यहां पे इस तरीके से एक्सप्रेस कर देंगे। तो यहां पे इसको लेबल भी कर देता हूं कि इट इज ब्रांच रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आप करंट का कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हो। इसे जरा कंपेयर कर लें पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन से। सो ब्रांच वोल्टेज था ब्रांच रेजिस्टेंस ओवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इनटू V इनपुट। सो हम यहां पे जो करंट डिवाइडर की इक्वेशन निकाली है इसको B का सिंबल दे रहे हैं। चूंकि सीरीज में कंपोनेंट रेजिस्टेंस कम और इक्विवेलेंट ज्यादा होती है
सो ये जो टर्म है ये फ्रैक्शन बनती है, इसलिए इस तरह से आई है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें इक्विवेलेंट की वैल्यू कम होती है और कंपोनेंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए ज़रूरी था कि छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में आती। सो ये हमने करंट डिवाइडर की इक्वेशन बना ली है। ज़रा इसको भी अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये करेक्ट रिजल्ट देती है। सो 3 रेजिस्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच्ड हैं, पैरेलल में इस तरह से, और ये कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है किसी स्विच के थ्रू किसी करंट सोर्स के साथ। और वो करंट सोर्स कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है, लेट्स से मैं कहता हूं 12 एम्पियर। अगर 12 एम्पियर डायरेक्टली आपको नहीं दिया गया तो आपको पता है कि कैसे फाइंड करना है। आपने सबसे पहले तीनों रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है और उसके बाद V/R इक्विवेलेंट करके करंट निकाल लेना है। लेकिन फिलहाल आपको करंट डिवाइडर की लॉजिक समझा रहा हूं तो सिर्फ करंट डायरेक्टली लिखा है मैंने। लेट्स से R1 की वैल्यू 2 ओम है, R2 की वैल्यू 4 ओम है और जो R3 है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 6 ओम्स है। सो अब बताएं कि R1 से कितना करंट गुजरेगा। सो ये हमारा इनपुट करंट है। रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि ब्रांच करंट क्या होता है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओवर ब्रांच रेजिस्टेंस इनटू इनपुट करंट के इक्वल होता है। सो सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालिए। 3 रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है तो R इक्विवेलेंट कितनी बनेगी, वो बनेगी R1 R2 R3 ओवर R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इससे हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 6 ओवर 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 48 ओवर 8 प्लस 24 प्लस 12 ओम्स। सो ये जो R इक्विवेलेंट है इसका आंसर आ रहा है 48 ओवर 44 ओम्स, या फिर फर्दर 24/22 ओम्स, या फिर 12/11 ओम्स। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें I1 की वैल्यू है वो किस तरह से मिलेगी। I1 की वैल्यू मिलेगी हमें R इक्विवेलेंट ओवर R1 इंटू I इनपुट से। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 12 ओम बाय 11 और R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 2 ओम्स और I इनपुट कितना है 12 एम्पियर्स। ओम से कैंसिल आउट और यहाँ पे जो आंसर है वो कितना है, दैट इज 6 एंड 6 12s आर 72/11 एम्पियर्स। और इसका आंसर कितना होगा, ये होगा तकरीबन 6.545 एम्पियर्स। अब I2 पे आ जाइए। I2 ने कैसे आना है, I2 ने आना है R इक्विवेलेंट ओवर R2 इंटू I इनपुट। दैट मीन्स R इक्विवेलेंट है 12 ओम्स बाय 11। R2 की वैल्यू कितनी है, वो है 4 ओम्स और करंट इनपुट है 12 एम्पियर्स। सो इसको सॉल्व कर लीजिए। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 36 एम्पियर्स बाय 11। सो आंसर होगा 3.27 एम्पियर्स। और अब बारी है I3 की। I3 कैसे आएगा, वो आएगा R इक्विवेलेंट ओवर R3 इंटू I इनपुट। दैट मीन्स R इक्विवेलेंट कितना है 12 ओम्स बाय 11, R3 कितना है 6 ओम्स और साथ 12 एम्पियर्स लिखा हुआ है। सो ओम से कैंसिल आउट होगा, 6 2s आर 12 होता है। आंसर आएगा 24 एम्पियर्स बाय 11 और इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 2.18 एम्पियर्स। आप जरा देखिए कि ये जो तीनों करंट्स आए हैं 6.545 एम्पियर और 3.27 एम्पियर और 2.18 एम्पियर्स, क्या ये एडअप होके आंसर 12 एम्पियर देते हैं? अगर ये आंसर 12 एम्पियर देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमने ये रिलेशन बिल्कुल ही ठीक निकाला है। सो आप कैलकुलेटर पे ऐड करके देख सकते हैं, ये आंसर ऑलमोस्ट 12 के करीब करीब ही आएगा। अगर थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट का फ़र्क है तो वो इसलिए कि यहाँ पे आगे बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस को हमने नेग्लेक्ट किया है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे करंट डिवाइडर के इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ब्रांच का करंट। अच्छा, आप ज़रा ये देखिए कि अगर इन दोनों करंट्स को ऐड किया जाए तो ये जो करंट है I1
और I2 दैट मीन्स रेजिस्टेंस R1 और R2 से गुजरने वाला करंट, इसका सम कितना होगा? तो इसका सम कितना होता है? वो होता है 9.815 एम्पियर्स। तो क्या हमें ये जो करंट डिवाइडर की इक्वेशन है ये 9.8 का आंसर देगी? कि अगर हमें करंट चाहिए I1 और I2 के अगेंस्ट जो कंबाइंड, उसके लिए हम लिख लेते हैं कि अगर हमें R1 और R2 के क्रॉस कंबाइंड करंट चाहिए तो मैंने क्या करना है, मैंने R इक्विवेलेंट पूरे कॉम्बिनेशन का लिखना है और उसके बाद ब्रांच रेजिस्टेंस में 1 और 2 का कॉम्बिनेशन लिखना है और साथ लिखना है I इनपुट। अब हम R इक्विवेलेंट तो जानते ही हैं कि वो किसके इक्वल है, वो है 12 ओहम्स बाय 11। तो R12 भी निकाल लेते हैं। R12 आएगा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 के इक्वल। सो R1 कितना है, वो है 2 ओहम्स। R2 कितना है, वो है 4 ओहम्स। डिवीजन में 2 + 4 लिखिए। आंसर कितना आएगा 8/6 ओहम्स या फिर 4/3 ओहम्स। तो ये ज़रा सब्सटीट्यूट कीजिए। I12 इज इक्वल टू 12 ओहम्स बाय 11 इंटू 4 ओहम्स बाय 3 इंटू I इनपुट करंट कितना है, दैट इज 12 एम्पियर्स। ओहम को ओहम से काट दीजिए, 4 इससे कट के क्या बन जाएगा 3। आंसर कितना आएगा 12 इंटू 3 एम्पियर्स बाय 11। सो कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखिए कि क्या आंसर 9.8 के करीब करीब ही आता है। तो अगर ये आंसर 9.8 है तो इसका मतलब है कि हम इस तरीके से कंबाइंड 2 पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए भी क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs की प्रैक्टिस की तरफ। आज का पहला MCQ है 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in series with a battery of 12 volt. Potential difference. What is potential difference across R1? So potential divider की इक्वेशन है कि component potential component resistance divided by total resistance of series combination into V input के बराबर होता है। सो अगर इसको सॉल्व करें तो हमें क्या करना है, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 को मल्टीप्लाई करना है V इनपुट के साथ, इससे हमें आंसर मिल जाएगा। सो V आउटपुट इज 2 ओहम्स ओवर 2 + 3 + 7 इंटू 24। सो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 24। सो 4 वोल्ट्स इज द आंसर। सो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, लेकिन अब जो आपसे पोटेंशियल पूछा गया है वो R2 के क्रॉस पूछा गया है। सो अब जो रिलेशन बनेगा वो होगा V2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V इनपुट। सो आंसर होगा 3 ओहम्स ओवर 2 ओहम प्लस 3 ओहम प्लस 7 ओहम इंटू 24 वोल्ट्स। सो V2 इज 3 ओहम्स ओवर 12 ओहम्स इंटू 24 वोल्ट। सो ओहम ओहम से कैंसल आउट होगा, यहाँ पे 2 आएगा। सो आंसर कितना आएगा 6 वोल्ट्स। सो आंसर इज 6 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी सेम यही है, लेकिन अब R3 के अक्रॉस पोटेंशियल पूछा हुआ है। सो 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3? सो V3 विल बी इक्वल टू R3 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V इनपुट, दैट मीन्स 7 ओहम्स ओवर 2 ओहम प्लस 3 ओहम प्लस 7 ओहम इंटू 24 वोल्ट। सो आंसर इज 7 ओहम ओवर 12 ओहम इंटू 24 वोल्ट। सो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 14 वोल्ट्स के इक्वल। सो अब जरा देखिए कि क्या जो तीनों के आंसर्स आए हैं 4, 6 और 14, क्या वो एड अप होकर 24 वोल्ट देते हैं? तो बिल्कुल इनका आंसर कितना आता है 24 वोल्ट आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected with a battery of 24 volt potential difference. What is potential difference across R1 and R2? हम ये बात जानते हैं कि इंडिविजुअली इनकी वैल्यू 4 वोल्ट और 6 वोल्ट आ चुकी है, सो कंबाइंड 10 वोल्ट आनी चाहिए, लेकिन हम पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये बन जाएगा R1 प्लस R2 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V इनपुट, that means 2 ohm plus 3 ohm over 2 ohm plus 3 ohm plus 7 ohm into 12 volt.
So V12 is 5 ohms over 12 ohms. So V3 की जो वैल्यू है वो इस तरह से आएगी R3 over R1 plus R2 plus R3 into V input. R3 is 7 ohms divided by 2 ohm plus 3 ohm plus 7 ohm into 24 volts. So ये आंसर होगा 7 ohms divided by 12 ohms into 24 volts. So आंसर कितना आता है? वो आता है 14 वोल्ट्स. आप जरा पहले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस 4, सेकंड के लिए 6 और थर्ड के लिए 14 इनको ऐड कीजिए. अगर तो 24 वोल्ट आता है, इसका मतलब है हमारी पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 resistances R1, R2 and R3 are connected in series with a battery of 24 volt. What is potential difference across R1 and R2? हम ये बात जानते हैं कि V1 और V2 की वैल्यूज को अगर ऐड कर दें तो आंसर कितना आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 10 वोल्ट. लेकिन ये आंसर हमने पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन से निकालना है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 resistances R1, R2, R3 are connected in series with a battery of 24 volt potential difference. What is potential difference across R2 and R3? अब हम जानते हैं हमने V2 और V3 को ऐड करना है. इस केस में हम ये बात जानते हैं कि 6 और 14 ने ऐड होकर 20 वोल्ट आंसर देना है. तो पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन चेक करते हैं. V23 is equal to R2 plus R3 divided by R1 plus R2 plus R3 into V input. So 3 ohms plus 7 ohms divided by 2 ohms plus 3 ohms plus 7 ohms into 24 volts. So V23 is 10 ohms over 12 ohms into 24 volts. So आंसर कितना होगा? 20 volts, जैसे कि हमने प्रिडिक्ट किया था. ऐसे ही अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 3 resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in series with a battery of 24 volt potential difference. What is potential difference across R3 and R1? So इसके लिए V3 और V1 को ऐड करना है. प्रीवियसली इनके आंसर्स 14 वोल्ट और 4 वोल्ट आए हैं, तो अब आंसर 18 वोल्ट आना चाहिए. सो अब हम यहाँ पे अगेन पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन लिखते हैं V31, जिसमें R3 और R1 को ऐड करेंगे. ऑर्डर ऑफ एडिशन इंपॉर्टेंट नहीं है. सो ये बन जाएगा 7 ohms plus 2 ohms divided by 2 ohm plus 3 ohm plus 7 ohm into 24 volt. So 9 ohms divided by 12 ohms into 24 volts. आंसर होगा 18 वोल्ट, जैसे कि हमने प्रिडिक्ट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 resistor of resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel with a battery of 24 ampere current output. What is current through R1? करंट ब्रांच का फाइंड करने का तरीका बताया गया था आपको कि आपने R इक्विवेलेंट को ब्रांच रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है और I इनपुट से मल्टीप्लाई कर देना है. सबसे पहले तो आप इन 3 रेजिस्टेंसेस के लिए इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन फाइंड कीजिए. सो ये बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. शॉर्टकट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. फिलहाल मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ. सो ये बनेगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/7. अब इसका जो एलसीएम है वो आएगा 2 × 3 × 7 और यहाँ पे आएगा 3 × 7 प्लस 2 × 7 प्लस 2 × 3. रेसिप्रोकल ले लीजिए. R इक्विवेलेंट बन जाएगा 2 × 3 × 7 कितना बनता है 42 डिवाइडेड बाय ये टर्म कितनी है 21 प्लस 14 प्लस 6 ओहम्स या फिर 42 ओहम्स बाय 41. ये R इक्विवेलेंट है. इसको याद भी रखना है क्योंकि अगली इक्वेशंस में भी हमने इसी को यूज़ करना है. I1 की वैल्यू होगी 42 ओहम्स ओवर 41 और R1 की वैल्यू कितनी है 2 ओहम्स मल्टीप्लाइड बाय 24 एम्पियर्स. ओहम ओहम से कैंसिल आउट होगा. सो I1 कैसे आएगा? वो आएगा 42 × 24 एम्पियर्स डिवाइडेड बाय 41 × 2. कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, आंसर आएगा 12.29 एम्पियर्स. सो ऑलमोस्ट 12.3 है. दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन अब की बार करंट थ्रू R2 पूछा हुआ है. सो I2 क्या बनेगा? ये बनेगा R इक्विवेलेंट ओवर R2
into I input. So R equivalent is 42 ohms by 41. R2 की वैल्यू 3 ohms है और साथ I इनपुट ने मल्टीप्लाई होना है और वो कितना है, वो है 24 एम्पियर्स. सो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आएगा 8.19 एम्पियर्स या फिर तकरीबन 8.2 एम्पियर्स. थर्ड, ऐसा ही क्वेश्चन है और पूछा गया 3 resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel with a battery of 24 ampere current output. What is the current through R3? तो I3 के लिए क्या करना है, it is R equivalent over R3 into I input. R equivalent वही है 42 ohms by 41. R3 की वैल्यू कितनी है, वो है 7 ohms और साथ करंट इनपुट कितना है, दैट इज 24 एम्पियर्स. कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 3.5 एम्पियर्स के करीब, दैट इज ऑप्शन बी. तीनों केसेस के लिए हमने जो करंट की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, कौन सी, 12.29 एम्पियर और उसके बाद I2 की वैल्यू कितनी है, इट इज 8.19 एम्पियर और फिर I3 की वैल्यू है वो कितनी है, इट इज 3.5 एम्पियर. तो ज़रा इनको ऐड करके देख लें कि क्या तीनों को ऐड करने से जो नेट करंट आता है वो तकरीबन 24 एम्पियर्स आता है. तो थोड़ा बहुत डेसिमल का फ़र्क हो सकता है, उसकी वजह यह है कि हमने डेसिमल प्लेसेस नेगलेक्ट की हैं, लेकिन ये आंसर तकरीबन 24 एम्पियर्स ही आएगा. तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की हैं. नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ कि जो I1 की वैल्यू है वो 12.29 एम्पियर है और जो I2 की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 8.19 एम्पियर्स. इन दोनों को ऐड अगर किया जाए तो I1 प्लस I2 का आंसर कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए तकरीबन 20.48 एम्पियर्स. यही क्वेश्चन में पूछा गया है. क्या कहते हैं, 3 resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel with a battery of 24 ampere current output. What is current through R1 and R2? So इसके लिए हमने जो रिलेशन बनाना है वो क्या होगा, वो होगा कि I12 किसके इक्वल है, वो है R equivalent over R equivalent for 1 2 into I input. तो हमें इसकी वैल्यू तो पता है कि जो R इक्विवेलेंट है वो कितना है, वो 42 ohms by 41 के इक्वल है पहले की तरह, लेकिन R12 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो नहीं पता, उसको फाइंड कर लेते हैं. अब मैं शॉर्टकट फार्मूला लिख रहा हूँ, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2. सो हमने 2 into 3 ओवर 2 plus 3 लिखना है. सो आंसर होगा 6/5 ohms. सो वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, 42 ohm by 41 into 6 ohms by 5 into 24 एम्पियर्स. कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा क्या आंसर आपका 20.48 के इक्वल आता है. सो ये आंसर होगा 20.49 एम्पियर्स. सो हम इसे राउंड ऑफ करके 20.5 एम्पियर्स कह सकते हैं. इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि आपने क्या करना है, आपने I2 और I3 को ऐड करना है, इसके लिए आप 8.19 में ऐड करेंगे 3.5 एम्पियर्स. सो इसका आंसर कितना होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए तकरीबन 11.69 एम्पियर्स. क्या हम करंट डिवाइडर की इक्वेशन से भी यही आंसर निकालते हैं? इक्वेशन क्या है, 3 resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel with a battery of 24 ampere current output. What is current through R2 and R3? तो I23 इकट्ठा फाइंड करने के लिए आपने R equivalent over R equivalent for 23 लिखना है और साथ I input लिखना है. सो अगेन R equivalent की वैल्यू पता है, R23 फाइंड कर लें, वो लिखा जाएगा R2 into R3 over R2 plus R3. So this will be equal to 3 into 7 over 3 plus 7. That means 21/10 ohms. So value substitute कीजिए. I23 is equal to 42 ohms by 41 into 21 ohms into 10 multiplied by 24 amperes. So आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा तकरीबन 11.69 amperes, जो कि बी ऑप्शन के करीब है और हमने पहले प्रिडिक्ट भी कर दिया था. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 3 resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel with a battery of 24 ampere current output. What is current through R3 and R1? हम ये बात जानते हैं कि अगर I1 और I3 को ऐड करें तो I1 की वैल्यू कितनी थी, वो थी 12.29
और I3 कितना था, वो था 3.5। सो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 15.79 एम्पियर्स। तो हम करंट डिवाइडर की इक्वेशन यूज़ करते हैं I31, इसके लिए R इक्विवेलेंट ओवर R31 का कॉम्बिनेशन और I इनपुट। तो R31 का कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, वो आएगा R3 इंटू R1 ओवर R3 प्लस R1। ऑर्डर ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। वैल्यूज लिखी जाएंगी 7 इंटू 2 ओवर 7 प्लस 2, सो 14 ओवर 9 ओहम्स। सो वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, I31 इज इक्वल टू 42 ओहम्स बाय 41 इंटू 14 ओहम्स बाय 9 इंटू 24। तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आंसर आना चाहिए तकरीबन 15.79 एम्पेयर्स के करीब, और राउंड ऑफ करके ऑप्शन बनेगी ऑप्शन सी 15.8 एम्पेयर्स। तो ये थे आज हमारे MCQs जिसमें हमने पोटेंशियल डिवाइडर को और करंट डिवाइडर की इक्वेशंस को सीखा और उनको अप्लाई करने के लिए कुछ MCQ सॉल्व किए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप रियोस्टैट का यूज़ एज फिक्स्ड रेजिस्टेंस, एज वेरिएबल रेजिस्टेंस और एज पोटेंशियल डिवाइडर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।